आदाब अर्ज़ हैं नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा रखे। आज का कोशिश करूँगा कि व्लॉग मुख्तसर रखूँ, 10 मिनट रखूँ। आपकी ज़्यादा समा खराशी ना की जाए। बहुत मामला है, इम्पोर्टेंट मामला है। मुद्दा तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी है, कहीं नेशनलिज्म के नाम पर दहशतगर्दी है, कहीं हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी है। उसके में कुछ अंदरूनी कैरेक्टर हैं, कुछ बैरूनी कैरेक्टर्स हैं। फिर एक सूबाई हुकूमत खड़ी हो गई है। एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। इस पूरे तनाजुर में सूरत हाल को देखेंगे। फिर कुछ सियासी पहलू हैं इसके, जिसमें पीटीआई फरीक है। फिर आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़े अहकाम जारी किए हैं, ख़बरदार हो जाए अवाम, मोहतात हो जाए। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर चलते चलते आपको नाज़रीन ज़रा एक भारत से आया चुटकुला सुनाएंगे। ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। ये आपको बताएंगे हकीकत क्या है, वो चलते चलते खबर के तौर पर। अब आ जाते हैं नाज़रीन ज़रा पहले पाकिस्तान की सूरत हाल पर, और उसके बाद फिर इमरान खान के साहबजादे हैं कासिम खान, जो बड़े साहबजादे हैं, उनका जो इंटरव्यू है उसके हवाले से अमेरिका में उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं मामलात की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ अली बिन गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बल्कि 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने तकरीर की, पार्टी का इजलास भी हुआ, रात गए ताकि 1 अगस्त को आपका सुबह असम्बली का इजलास बुला लिया है, आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। उन्होंने एक नेशनलिस्टिक पोस्चर इख्तियार कर लिया, पख्तून नेशनलिस्ट का पोस्चर इख्तियार कर लिया है पीटीआई ने। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और उसके उसके नतीजे में हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। एक सूबाई हुकूमत अगर मरकज़ के फैसलों के ख़िलाफ़ खड़ी हो, एक जानिब तो उन्होंने मरकज़ को ये कहकर दबाव में लाने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ आपका बात करती आपका इख्तियार नहीं है, वो हमारा और ये आप आइनी तौर पर गलत कर रहे हैं, ये हमारा इख्तियार है। सूबे का कोई इख्तियार नहीं है बराह रास्त बातचीत करना, ख़ास तौर पर इन मामलात में। और ठीक है, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप अपने ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राब्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब वो सूरत हाल उसके नतीजे में तेज़ी से नया रुख ले रही है। जब तक ये पीटीआई वाला मामला नहीं हुआ था, इन्होंने नेशनल पोस्चर इख्तियार नहीं किया था, नेशनल पोस्चर, उस वक्त तक वादिया तिरा वाला वाक़या भी नहीं हुआ था। क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि हमारे यहाँ लोगों के जो माइंड सेट है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई गद्दार होंगे या कोई बहुत पाकिस्तान दुश्मन होंगे, ऐसा खुदा न खास्ता नहीं है। लेकिन लोगों के हम बहुत जल्दी इश्तियाल में आ जाते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो पख्तून भाई हैं और जो कबायली हैं। वादी तिरा भी कबायली ज़िला है, खैबर उसका हिस्सा है। और पाकिस्तान का दुश्वार गुज़ार तरीन इलाका भी है, खूबसूरत तरीन इलाका भी है, लेकिन लोग भी बहुत मुश्किल हैं। मेरे कई दोस्त हैं उस इलाके के, वो बल्कि एक चौकीदार हमारे पास हुआ करते थे, वो भी वादी तिरा के थे। और वो 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल-साल, 2-2 साल गर्दी जाते थे। तो मैं उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि यार उधर जाने का दिल नहीं करता, लोग बड़े ज़ालिम हैं। बहरहाल अब वो इसका नतीजा ये हुआ जो वादी तिरा का वाक़या हुआ। उसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ डीसी खबर बजौड़ ने ऐलान किया कि टारगेटेड ऑपरेशन होगा। अली अमीन गंडापुर ने उसको रोक दिया और कहा कोई डीसी मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं करेगा। और फिर आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें पता नहीं अभी क्या गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन उसके नतीजे में लोग जो है वो खुद ब खुद भी खड़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान के पास पहुँचे थे, तालिबान कमांडर्स के पास थे। इसका मतलब ये है कि जब आप मकामी तौर पर मौजूद हैं और आपको पता है दहशतगर्दी हो रही है और आपको पता है कि तालिबान कहाँ है, तो आपने पहले जाकर क्यों नहीं बात की? ये एक बड़ा सवाल है, इम्पोर्टेंट। लोगों का अपने मिजाज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हालात ख़राब हो रहे हो तो तब तो आपको कुछ नहीं होता। जब आग हमारे दामन पर थी तो आपको कुछ नहीं था, आपके अपने दामन पर पहुंची तो मामला ख़राब हुआ। यही मामला है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर। तो बहरहाल तो उनके पास गए। आज बाजौर से भी ये इत्तला आई है कि ख़वातीन और कबायली जिरगा जो है वो तालिबान के पास गए हैं और उनको उन्होंने दरख्वास्त की है कि यहाँ से निकल जाएँ। अब दरख्वास्तों से कौन निकलता है? लेकिन बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है इसके ऊपर। ताहम सूबाई हुकूमत को बहुत ही एहतियात से चलना होगा, ऐसा ना हो कि मामलात बिगड़ें। और मामलात अगर बिगड़े तो फिर अली अमीन गंडापुर उसके ज़िम्मेदार कहलाएंगे और उनके साथी भी उसके ज़िम्मेदार कहलाएंगे। बिल्कुल वो ये ना समझें कि अगर लोग उनके साथ हैं तो वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान को कोई ख़तरा है तो फिर उसका इल्ज़ाम उनको भी लेना पड़ेगा। जब अगर हालात ख़राब होते हैं तो उनको उनको ढंग से चलना होगा। दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें हटाया जा रहा है और वो चूँकि एक पॉलिटिकल मूव है उनके ख़िलाफ़,
اور انہیں ہٹانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں. حسن ایوب تو روز کہہ دیتے ہیں راوی چاری چار لکھتا ہے اور جی کا جانا ٹھہر گیا یمین گنڈاپور کے حوالے سے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نیشنلسٹ پوسچر اس لیے اختیار کیا ہو کیونکہ وہ میں گنڈاپور قبیلے کے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پرو پاکستان ہے وہ ایسا نہیں ہے. طالبان میں گنڈاپور کا جو قبیلے کے طالبان ہیں وہ بڑے خطرناک طالبان ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب اس کو اگر ہم بلوچستان کے تناظر میں بھی دیکھیں تو بلوچستان میں ذرا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. وہاں وہ نیشنلسٹ فورسز ہیں پہلے سے, ہربیار مری اور برامداد بگٹی جو ہیں وہ ان فورسز کے پیچھے ہیں. مارنگ بلوچ جو ہیں وہ جب اسلام آباد آئی تھی تو اس وقت ان کا لہجہ اور تھا, بعد ازاں ان کا لہجہ اور ہوا, وہ زیادہ سخت سٹینڈ پر چلی گئی ہیں. اور لیکن ریاستی سطح پر ایک مکالمے کی ضرورت ہے. وہ مکالمہ اگر صوبائی حکومتیں شروع کریں گی تو یہ اچھا ہے, وفاقی حکومت کی مدد سے شروع کریں گی تو اچھا ہے, اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر وہ مکالمہ کیا جائے تو اچھا ہے. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جس کو کہتے ہیں, رضا ربانی اور پیپلز پارٹی لمبے عرصے سے یہ تجاویز دے رہے ہیں. تو بہرحال اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن بلوچستان کے تناظر میں ذرا ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں یہ جو بی ایل ایف اور بی ایل اے وغیرہ ہیں ان کو کچھ غیر ملکی جو ممالک غیر میں کام کرنے والے علیحدگی پسند بلوچ ہیں, انہوں نے کچھ این جی اوز بھی بنا رکھی ہیں. تمام این جی اوز بری نہیں ہیں لیکن وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں. پھر ان کا ایک نیریٹو ایسا ہے, پاکستان مخالف قوت ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے انڈیا, ان سے بھی مدد مل جاتی ہے. یہاں افغانستان میں بھی بہت سارے عناصر ہیں, سیستان بلوچستان میں بھی بہت سارے عناصر ہیں جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے. پھر اسرائیل کھڑا ہے الجزیرہ کی, اس کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ بلوچستان میں اسرائیل بھی انوالو ہے اور دہشت گردی میں خیبر پختونخوا میں بھی وہ انوالو ہے. تو اس طرح یہ معاملہ ہے جو بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر چیزوں کے بارے میں اپنی رائے بنانی چاہیے. ہم بھی جب بھی میری سیاسی مخالفت ہے اگر شہباز شریف سے, تو ان کے خلاف جو بھی بات آئے گی میں اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر لوں گا. ہمیں اس فارمولے سے ہٹنا ہوگا. اب آتے ہیں ناظرین ذرا سیاسی صورتحال کی جانب. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ہر بات کی تردید کر دیتی ہے. وہ جرنلسٹ جو کور کرنے جاتے ہیں ان کے اوپر وہ الزامات عائد کر دیتی ہے کہ یہ تو ایجنسی کے لوگ ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں اس قسم کی گفتگو پر, میں کرتا نہیں ہوں, اتنے سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے جب مجھے علیمہ خان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ وہ بہن ہے عمران خان کی, لیکن ہماری کریکٹر اسیسینیشن کا جو لوگ ڈالا جیل کور کرنے جاتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے. جرنلسٹ ہیں سارے, سب جرنلسٹ اپنے اپنے چینلز کو رپورٹ کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی اٹھ کے کوئی گالیاں بکنا شروع کر دے, ذرا اس قسم کی گفتگو کسی امریکی چینل پر چلوا کر دکھائے علیمہ خان صاحبہ. پاکستان کے بارے میں تو چل سکتی ہے, ڈونلڈ لو کے بارے میں ذرا امریکی چینل پر بات کر کے دیکھیں. ان کا اپنا بھتیجا جو ہے, وہ ان کے بھائی کہتے تھے کہ امریکہ کو کیا ہم غلام ہیں, ان کا اپنا بھتیجا درخواستیں لے کر گیا ہے, اور چند روز پہلے عمران خان نے اس کی خود تصدیق کر دی تھی کہ انہوں نے اس کو اپنے بیٹوں کو امریکہ بھیجا ہے. اب ان کا انٹرویو آ گیا ہے, ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کا تکیہ کس پر ہے, آپ کس پر تکیہ کر رہے ہیں. جو انگریزی کے الفاظ تھے وہ کچھ اور تھے, لیکن اس کا ترجمہ ایگزیکٹ یہی تھا کہ آپ اپنے والد کی رہائی کے لیے کس پر تکیہ کر رہے ہیں. وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا عوام پر تکیہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا امریکہ پر تکیہ کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو امریکہ کے خلاف ڈونلڈ لو کو کئی بار گالیاں بکی, علیمہ خان نے بھی بکی اور ان لوگوں نے بھی بکی, اور وہ ایک لمبی چوڑی کہانیاں بیان کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کو روکا کہ امریکہ میں کوئی مظاہرہ نہیں کرنا, وائٹ ہاؤس پر کوئی مظاہرہ نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت بھی انہیں ڈر تھا. پھر وہ امریکی کانگریس میں اور امریکی سینٹ میں جو ہے وہ لابنگ کرنے لگے, امریکی ہاؤس آف کامنس میں اور سینٹ میں ملا کے یہ امریکی کانگریس ہے, تو اس میں لابنگ کرنے لگے. اب ان کے صاحبزادے پہنچے, ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے, لیکن ذرا اپنی اداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے نا علیمہ خان صاحبہ کو بھی کہ وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. بہرحال یہ نہ ہو کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے, کہ امریکہ کی محبت میں گرفتار ہیں تو امریکہ بہادر سے کوئی مدد ابھی تک تو اطلاعات ہے کہ ان کو نہیں ملی. لوگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کی طرح امریکی سیاستدان بھی معاملات اٹھاتے ہیں, کیونکہ اپنے حلقوں کو انہوں نے مطمئن کرنا ہوتا ہے. امریکہ میں تو ہاؤس آف کامنس اور سینٹ دونوں کے جو ہوتے ہیں انتخابات وہ براہ راست ہوتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ ابھی تک ان کو کوئی حمایت ایسی نہیں ملی, مل جائے تو ایک الگ بات ہے.
अब आते हैं नाज़रीन ज़रा इसकी सियासी पहलू के दूसरे पहलू की जानिब। पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, आपको पता है बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और फिर ये जो चीनी की कीमतें ये कंट्रोल में हो गई हैं। अब आवाम में ज़रा मुहतात हो जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तकिया कर लिया है, और उन्होंने आज चीनी पर एक इजलास की सदारत की, और उन्होंने कहा खबरदार चीनी 210 रुपये बिकी, 173 रुपये पर बेचनी है, एक्स बिल 165 रुपये है तो 173 रुपये पर रिटेल में बेचनी है, और इसको हुकूमत यकीनी बनाई है। यकीनी कौन बनाएगा? अपने वज़रा के बारे में बहुत सारी इतलात है कि जी उन्होंने माल कमाया है, कई वज़रा ने, कई वज़रा के नाम भी आते हैं, मैं लोगों के नाम नहीं लेता हूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये किसने इजाज़त दी थी कि आप एक्सपोर्ट कर दें एक ऐसे मौके पर जब ये आपको क्रशिंग सीज़न में ज़रूरत थी अपने लिए, आपको संभाल के रखनी थी अपने लोगों के लिए, तो ये किसने इजाज़त दी थी और क्यों इजाज़त दी थी, और कितनी इजाज़त दी थी, और कितनी एक्सपोर्ट हो गई, क्यों हो गई, ये भी ज़रा देखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब इसके पीछे एक और कहानी है, और फिर ये भी खबर है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 9 रुपये तक के इजाफे की सिफारिश की जा रही है, हो सकता है 9 रुपये की और बड़ी कमी हो जाए। ये क्यों हो रहा है, ये वजह हम आपको बताते हैं। एक अदारा है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB कहलाता है, वैसे तो वो सियासतदानों के पीछे भी लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने पब्लिक अनरेस्ट के हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को अरसाल किया, और मेरे ज़राए का ये कहना है कि उस रिपोर्ट में उन्होंने वज़ीर आज़म से ये कहा है कि ये जो आप सड़कें बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये बेशक मत करें, इनका आपको फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप तवज्जो दें महंगाई पर। उनका ये कहना है कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त तक पहुंच गई हैं, चीनी की कीमत बढ़ रही है। इनको कम करें तो आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, वरना पब्लिक आउटरीच जो है वो आपके ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है, और आपको इसके लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये बड़ा ख़तरा है पब्लिक आउटरीच का। तो इसलिए जो है अब समझ में आई है प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस कर रहे हैं। अल्लाह करे उनके फोकस के नतीजे में ये कीमतें मामूल पर आ जाएँ। और क्योंकि आप देखिए ना कि आप परसेंटेज में देखिए, गो कि भारतीय रुपए के साथ हमारा फ़र्क है, तो भारत में क्या कीमतें हैं। पेट्रोल पहले पाकिस्तान का फासला कम है, भारत का ज़्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वहाँ क्या और यहाँ क्या हैं। यही एक फ़र्क बड़ा काफ़ी है। तो अब देखते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर साहब किस हद तक इस पर अमल करवाते हैं। बस वहाँ भी यही आलम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उन्हीं से तवक्को है, अब उन्हीं अतार के लौंडों से दवा लेना चाहते हैं जो जिनके सबब बीमारी पैदा हुई है। तो वही ब्यूरोक्रेसी, वही ये मशीनरी, ये को बहुत सख्त एक्शन करना पड़ेंगे, उसके बाद कुछ मामला बनेगा। लेकिन अब आते हैं नाज़रीन वो चलते चलते उस खबर की जानिब। आज पहलगाम वाक़े पर इंडियन पार्लियामेंट का इजलास चूँकि शुरू हो गया, उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी का तो कख नहीं छोड़ा उन्होंने, और फिर सदर ट्रंप ने भी ये ऐलान फरमा दिया है, उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडिया है वो दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लेता है, तो हम भी उससे टैरिफ लेंगे। तो इससे अंदाज़ा कर लें। लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको अज़ीमत उठाना पड़ी, वो उनके गले पड़ी हुई है। आज इंडियन पार्लियामेंट में एक तकरीर हुई, खातून रहनुमा है, मेंबर पार्लियामेंट है, उनका नाम है श्याम घोष, खातून है, और भारतीय जो मगरबी बंगाल है, गालबन वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी तकरीर में उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही, जहाँ और लताड़ा राहुल गांधी ने बहुत लताड़ा। उन्होंने ये फरमाया कि आज होम मिनिस्टर फरमा रहे थे कि मानेक शॉ जी ने बोला था कि भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ इंदिरा गांधी। फिर उन्होंने अपने अपने गुफ्तगू करते कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, तो आप भी सुन लीजिए कि ट्रंप जो है वो उन्होंने 28 बार कह दी है कि हमने जंग रुकवाई है और भारत की दरख्वास्त पर रुकवाई है। तो उन्होंने ये कहा कि आज सारा देश, सारा विश्व, हिंदी में विश्व सारे आलम को कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं ना सारा आलम बोल रहा है। तो उन्होंने कहा सारा विश्व बोल रहा है कि ट्रंप मेड अ जोकर आउट ऑफ नरेंद्र मोदी। बस इसी पर बंद करते हैं। खुदा हाफ़िज़।